गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी, जिसमें हमने आगे पढ़ चुका था। अब हम पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन, ये मतलब रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, नियोजन करना। नियोजन क्या होता है? संसाधन मतलब रिसोर्सेज का विवेकपूर्ण उपयोग करना, मतलब एक रणनीति बनाकर किसी भी चीज़ का उपयोग करना। अब हम यहाँ नियोजन काहे का बना रहे हैं? संसाधनों का, रिसोर्सेज का। तो उसका एक नियोजन तैयार करके और एक रणनीति बनाकर संसाधनों का जो दोहन करना है, वो संसाधनों का नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब भारत में संसाधन के नियोजन, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, तो इसमें 3 तरीके से। पहले, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व उसको मापना या मापन करना कि कितनी तादाद में है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। तो भारत में जो नियोजन है, ये 3 तरीकों से किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण। अब संसाधनों का कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो संसाधनों का जो संरक्षण, अब संसाधन है, अगर हम इसका विदोहन करते रहेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, तो हमें इनका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? इनका संरक्षण करना होगा, इन्हें सोच समझ के खर्च करना होगा। ठीक है, अब इसमें आता है भू संसाधन। भू संसाधन मीन्स लैंड सोर्सेज। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे लैंड सोर्सेज। अब हम सभी जानते हैं कि हम भूमि पे रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। हम जो हमारा सारा जो काम है वो सब पृथ्वी पे ही होता है, धरती पे, भूमि पे ही होता है। और भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्यों? क्योंकि यह हमें प्रकृति द्वारा दिया गया है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रिया, परिवहन एवं संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है, परंतु भूमि पर सीमित संसाधन, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का कैसे उपयोग करना चाहिए? योजना बना के, योजनाबद्ध तरीके से। अब क्या है, भारत में विभिन्न भूमि पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे पर्वत भी है, पठार है, मैदान है, द्वीप पाए जाते हैं। अब भारत के 43% है वो क्या है? भू क्षेत्र मैदान है, जहाँ पे क्या होता है? भू क्षेत्र मैदान में आप सभी जानते हैं यहाँ पे कृषि होती है। अब पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। जो पर्वत क्षेत्र है वो 30% भाग पर है और 12मासी नदियों के प्रवाह से सुनिश्चित कर रहते हैं। यहाँ पर्यटन स्थल भी हैं और बहुत सारी देखने लायक चीज़ें भी रहती हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया, आपको बताया गया है कि भारत में कितनी, ये देखिए येलो में इतना % पठार है, इतना पर्वत है और इतना मैदान है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब भारत में जो भूमि है, वो भूमि किस तरह की भूमि है? देखिए, वन है। ठीक, अब बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, मतलब जहाँ पे कृषि नहीं की जाती, उस भूमि का कितना % है? फिर है गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, स्थानीय चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत। तो ये आप लोग अच्छी तरह से इसे कर लेंगे। ठीक है, अब भू उपयोग। भू उपयोग आता है आपका, अब भू उपयोग में सबसे पहले वन। ठीक है, अब कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि आ जाएगी। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क और उद्योग इत्यादि वाली आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है ये जो ये दिया गया है ना, यही बताया गया है आपको, पड़ती भूमि ये सब दिखाया गया है ना, इसीलिए मैंने आपको बताया, ये आप अच्छी तरह से इसे रीड कर लेंगे। अब इसमें आता है
भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। चलिए देखिए, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका जो उपयोग है हमारे पूर्वज भी करते आए थे और हम भी कर रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। भोजन, मकान और कपड़े, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताओं का जो 95% काम है वो हम इसी भूमि पे करते हैं। ठीक है, मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि निम्नीकरण हो रहा है, मतलब भूमि जैसे बंजर हो रही है, आप लोग जानते हैं ना, बहुत सारे कारण हैं, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। अब ये देख लेते हैं, इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% जो भूमि है निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56 जो प्रतिशत क्षेत्र है जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र जो है लवड़ी और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भी भूमि में निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। अब खनन, अपन जो संसाधन जो ज़मीन के अंदर है उसको निकालते हैं, खनन करते हैं, उसके बाद हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वो भूमि निम्नीकरण में चला जाता है। ठीक है, हम वृक्षों को दिन पर दिन काटते जा रहे हैं जिसके कारण भूमि बंजर होती जा रही, वो भी निम्नीकरण में आ जाता है। पशुचारण जहाँ खुले मैदान, जहाँ वन होते हैं वहाँ पशुओं को छोड़ देते हैं चरने के लिए, और पशुचरण के कारण क्या होती है, जो भूमि होती है वो पूरी तरह से ढीली पड़ जाती है और बरसात में जो उसकी मृदा की उपजाऊपन होती है वो ख़त्म हो जाती है, उससे भी भूमि में निम्नीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब है मृदा संसाधन। ठीक है, मृदा संसाधन में मृदा मतलब आप लोगों को मालूम है मृदा किसे कहते हैं, सॉइल रिसोर्सेज, मृदा संसाधन सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्रकृति संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब आपको समझ में आया, हम लोग मिट्टी का हम ख्याल नहीं करते और बहुत सारी चीज़ें हमारी गलती की वजह से भूमि बंजर हो जाती है और हमने पता चला है कि जो भूमि है वो बनने में लाखों वर्ष लग जाए। अब ये देखो, ऊपरी ये भूमि की संरचना है, परिच्छेदिका। ठीक है, ये आप लोग ठीक तरह से इस चैप्टर को यहाँ तक रीड कर लेंगे। चलिए देखिए, लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा बनने की जो प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल एवं सन स्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ के समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते हुए जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। ठीक है, मृदा बनने की जो प्रक्रिया है को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व, उनमें रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदाओं का मतलब भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है। अब जो मृदा का वर्गीकरण है ये हमारी जो नेक्स्ट क्लास लगेगी, हम इसमें मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे और ये वर्गीकरण हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा।